हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू स्लीपी क्लासेस इन योर बैक टू बेसिक सीरीज, जहाँ पे हम कवर कर रहे हैं एनसीईआरटी जो है आपकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क इन अ वेरी सिंपल फॉर्म। आज का चैप्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर विच इज़ ऑन इलेक्शंस एंड रिप्रेजेंटेशन इन इंडिया। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारा पीसीएम बैच जो है अब शुरू हो गया है, बैच 1, राइट। ऑप्शनल का जो है हमारी 1 जून से क्लासेस शुरू हैं, तो पीएसआईआर के लिए आप डिस्काउंट जो है 31 मई तक अवेल कर सकते हैं। वेरियस कॉम्बिनेशंस भी अभी अवेलेबल हैं। इसके अलावा पीसीएम की हम आपको टाइमलाइन बता दें, इसका जल्द ही हम सेकंड बैच भी लॉन्च करेंगे। इसके अंदर जो है इंक्लूड हो रही हैं सबसे पहले तो 18 में ऑनवर्ड्स, जो कि आप सबके लिए ओपन थी, ओरिएंटेशन लेक्चर्स। इसके बाद 25 मई से शुरू हो गए हैं कंटेंट क्लासेस, लेक्चर्स, जो मिनी टेस्ट हैं वो। 12 जुलाई ऑनवर्ड्स जो है फोर्टनाइटली प्रीलिम टेस्ट भी शुरू हो जाएंगे। 23 सितंबर 2020 से आपकी मेंस आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी, राइट। और लास्टली जो है आपके साथ ही में एंड में फरवरी 2021 का में आपका क्रैश कोर्स भी होगा। अब फटाफट बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। आज के लेक्चर के अंदर जो है हम पहले देखते हैं इलेक्शंस क्यों इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं इलेक्शंस की इन क्लोज कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। तो अगर रिप्रेजेंटेशन की हम बात करें किसी भी लार्ज डेमोक्रेसी में, जैसे कि इंडिया है, राइट, काफ़ी बड़ी पॉपुलेशन है, एरिया बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन की जो है ज़रूरत पड़ती है। अब रिप्रेजेंटेशन का आइडिया क्या है? देखिए, डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, ठीक है ना। टेक्निकली क्या हो जाता है कि इसका मतलब होता है कि हर सिटीजन जो है हिस्सेदार हो और हर सिटीजन जो है अपनी वॉइस, अपनी ओपिनियन दे इन मेकिंग एवरी डिसीजन, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही है डायरेक्ट पार्टिसिपेशन की। अब ये तो पॉसिबल है नहीं, ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे लोग हैं। हाउ डू कलेक्ट ऑल ऑफ देम टुगेदर एंड मेक देम अग्री ऑन समथिंग, राइट। इंडिया जैसी कंट्री में विद सच अ ह्यूज पॉपुलेशन एंड एरिया ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट किए जाते हैं लोगों द्वारा, जो कि इनके लिए फिर डिसीजन मेकिंग करते हैं। इलेक्शंस जो है आजकल एक सबसे विजिबल जो है सिंबल बन गए हैं डेमोक्रेटिक प्रोसेस का, ठीक है। सो वन ऑफ द मेन क्राइटेरिया जो जिससे हम जज करते हैं डेमोक्रेसी को, वो इलेक्शंस है। तो अगर आपने देखा होगा कि वेरियस डेमोक्रेसी की जो इंडाइसेस भी निकलते हैं, उनके अंदर भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, ठीक है। जैसे कि हमने पहले भी बात की, डिस्टिंग्विश करना जरूरी है बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट क्या होता है? जहाँ पे सिटीजन जो है हर डे टू डे डिसीजन मेकिंग के अंदर खुद पार्टिसिपेट कर रहा है और खुद ही जो है ये गवर्नमेंट चला रहे हैं। ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, ये विटनेस की गई थी ग्रीस के अंदर, ठीक है। तो ग्रीस के जो छोटे छोटे सिटी स्टेट पॉलिस होते थे, वहां पे ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती थी, वेयर इन द सिटीजन्स वर अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दे यूज्ड टू रन द गवर्नमेंट ऑल्सो, और डिसीजंस भी बनाते थे, ठीक है। मोस्टली आजकल कह सकते हैं कि ग्राम सभा जो है एक एग्जाम्पल दे सकते हैं, ठीक है। वो भी एकदम एग्जैक्ट तो नहीं है, राइट, बट दे आर द क्लोजेस्ट दैट कम्स टू द ऑपरेशन ऑफ अ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इन कंटेम्प्रेरी टाइम्स। हाउएवर, जैसे कि हमने पहले भी बात की, ऐसी डायरेक्ट डेमोक्रेसी जो है अब प्रैक्टिस नहीं हो सकती। तो अब क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं लोग, और ये रिप्रेजेंटेटिव्स जो कि पार्लियामेंट में बैठते हैं, डिसीजंस बनाते हैं, या आपकी लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो बैठते हैं स्टेट की, वो वहां पे बनाते हैं डिसीजन। सिटीजन्स जो है उनका लिमिटेड रोल होता है इन एक्चुअली पार्टिसिपेटिंग इन मेजर डिसीजंस, ठीक है। तो पहले तो इलेक्शन प्रोसेसेस के थ्रू जो है सिटीजन्स पार्टिसिपेट करते हैं, देन थ्रू सिविल सोसाइटी, देन अगर पब्लिक फोरम में पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, ओपिनियन के लिए जो है कोई चीज़, कोई लॉ रखा जाता है, उसमें देकर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, राइट। आरटीआई एक्सेट्रा के थ्रू पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बट डे टू डे डिसीजन मेकिंग एंड रनिंग ऑफ द गवर्नमेंट का ये हिस्सा नहीं होते हैं। नाउ इंपॉर्टेंट है ये भी जानना कि अगर जिस भी कंट्री में इलेक्शंस होते हैं, इज दैट अ सफिशिएंट कंडीशन टू कंसिडर ये डेमोक्रेसी है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि दिस इज ऑब्वियसली नॉट ट्रू। जैसे कि हमने बात की थी डेमोक्रेसी इंडेक्स जो कि आते हैं, फिर तो उसका मतलब ये होना चाहिए कि जितने भी कंट्रीज में इलेक्शंस हो रही है सबको आप एक ही पोजीशन दो। नहीं, वो नहीं होता। वाई? बिकॉज वाइल इलेक्शंस आर अ नेसेसरी कंडीशन, ये एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारी और कंडीशंस फुलफिल करने की ज़रूरत होती है अगर आप एक डेमोक्रेसी बुलाई जाना चाहते हैं। तभी हमने देखा है कि उसके अंदर वेरियस जो है कैटेगरीज भी बनी होती हैं, ठीक है, कि क्या ये हाइब्रिड सिस्टम है, क्या ये फुल डेमोक्रेसी है, क्या ये अथॉरिटेरियन है, ठीक है। तो ये कैटेगरीज इसलिए हैं बिकॉज देर आर वेरियस वेज इन विच अ कंट्री कैन बी अ डेमोक्रेसी और नॉट।
सम ऑफ द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज भी जो है इलेक्शंस होल्ड करती हैं. इनफैक्ट इलेक्शंस में भी सीन एज अ ह्यूज पीआर ड्राइव. ठीक है, वो जो है अपनी एक लेजिटिमेसी दिखाने के लिए, ठीक है, ताकि उनका रूल थ्रेटन ना हो, ताकि कोई बाहर का जो क्रिटिसिज्म आ रहा है वो उसको रिपेल कर सके, वो इलेक्शंस करा सकते हैं. बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं. फॉर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, अगर चाइना हो गया, चाइना क्लेम्स टू बी अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, हाउएवर वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन मेन पार्टी, जो कि वहां पे एक ही पार्टी है, राइट, एक ही पार्टी का रूल चलता है, और उस पार्टी को जो डोमिनेट करता है ऑब्वियसली वही जो है हेड ऑफ द आपका गवर्नमेंट एंड स्टेट भी बनते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ पे इलेक्शंस एंड डेमोक्रेसी में कॉन्क्रीट रिलेशनशिप बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन जो होती है कुछ बेसिक रूल्स ले डाउन कर देती है, जो कि इंश्योर करता है कि ये जो है डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क को वो फॉलो करें, राइट. इवन तो हर निटी ग्रिटी चाहे कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन ना करे, बट वो एक ब्रॉड फ्रेमवर्क बता देती है, राइट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि एनसीईआरटी में लिखा गया है. इनफैक्ट एनसीईआरटी ही जो है बोलती है, जैसे कि हम अगले जो है एक लेक्चर जो हम एक और करेंगे ऑन दिस चैप्टर, उसमें हम देखेंगे किस तरह से बताते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में ही मेंशन्ड है आइडियाज लाइक यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल आपके प्रीलिम्स के अंदर एक बार आया भी हुआ है कि राइट टू वोट किस तरह का राइट है, तो एनसीईआरटी ने ही आपको बता दिया है किस तरह का राइट है. बहुत बार कंफ्यूजन हुआ था. ठीक है, अब क्या ये बेसिक रूल्स है जिनके बेसिस पे डिटर्मिन हो सकता है. पहला है कौन है एलिजिबल वोट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कंट्री एक क्राइटेरिया ही सेट कर देते हैं कि फॉर एग्जाम्पल ओनली लैंड होल्डर्स और ओनली से पीपल हु हैव एटलीस्ट ग्रेजुएटेड, हु बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन और सर्टेन कास्ट एंड हैव दिस मच अमाउंट ऑफ लैंड कैन वोट. इज दैट अ ट्रू डेमोक्रेसी? नो, दैट इज नॉट, राइट. वो जो है बेसिकली इट इज केटरिंग टू अ सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल. ठीक है, वो उनको केटर करने की कोशिश कर रही है, एंड वो जो है इज नॉट बीइंग ट्रूली डेमोक्रेटिक बिकॉज इट इज नॉट रिप्रेजेंटेटिंग वन एंड ऑल द मासेस इन द कंट्री. ठीक है, साथ ही में नेक्स्ट एक क्राइटेरिया आ जाता है कि कौन एलिजिबल है टू कॉन्टेस्ट. ना अगर उसमें आप स्ट्रिंजेंट चीजें डाल दे कि नहीं आप तभी कॉन्टेस्ट कर पाएंगे अगर से आपकी नेटवर्थ इतनी है या आपके पास एटलीस्ट ये है, तो वो डेमोक्रेसी नहीं, मे बी वो एक ओलिगोपॉली हो जाएगी कि कुछ जो है एक छोटी सी ग्रुप ऑफ पीपल हु आर यू नो मे बी वेरी वेल ऑफ और बिलोंग टू अ सर्टेन रिलीजन एक्सेट्रा, दे आर द वंस हु आर कंट्रोलिंग द गवर्नमेंट. देन कौन सुपरवाइज करता है इलेक्शंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड तभी हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं इतनी सारी खबरें और व्हाई इट इज नेसेसरी टू इंश्योर द इंडिपेंडेंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, बिकॉज इट इज दिस बॉडी, दिस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि इंश्योर कर रहा है थ्रू इट्स सुपरविजन कि इलेक्शंस जो है फ्री एंड फेयर रहें. साथ ही में वोटर्स किस तरह से चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को. तो क्या एक हेल्दी पॉलिटिकल कल्चर है? क्या लोग जो है से पैसे लेकर वोट करने ही जा रहे हैं, या फिर लोगों के अंदर सिर्फ यही क्राइटेरिया होता है दैट अ सर्टेन पर्सन से बिलोंग्स टू माय कास्ट और बिलोंग्स टू माय रिलीजन एंड दैट्स व्हाई आई विल गो वोट फॉर देम. ठीक है, देन वोट्स किस तरह से काउंट होते हैं एंड रिप्रेजेंटेटिव्स कैसे इलेक्ट होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. ईवीएम्स को लेके क्यों इतना मुद्दा उठा था, राइट. हमने देखा है पिछले साल काफी सालों से जो है ये मुद्दा उठ रहा था. व्हाई? बिकॉज अगेन दिस पार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर हमने ट्रूली एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को एस्टैब्लिश करना है. देन वेरियस मेथड एंड सिस्टम्स होते हैं इलेक्शंस के. पहला है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, जो कि अगेन हम प्रैक्टिस करते हैं इंडिया के अंदर, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है ये. फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, जैसे कि नाम ही सजेस्ट करती है. फर्स्ट पास द पोस्ट क्या हो गया, जैसे आप रेस भागते हैं, रेस के एंड में ये एक धागा सा लगा होता है, जिसने पहले वो पार कर लिया वो जीत गया. यही है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम. ठीक है, कि बेसिकली जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स थे जिस कैंडिडेट के पास, वो इलेक्ट हो गया. ठीक है, कोई मेजॉरिटी ऑफ वोट्स उनको हासिल करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो है एक सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वोट्स होने चाहिए. ठीक है, तो जैसे कि हमने बात की कि इंडिया में नोटा है. ठीक है, नोटा का जो है, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम जो है उस पर इतना फर्क नहीं पड़ता. क्यों? कि सपोज कीजिए ABC 3 कैंडिडेट्स थे. ठीक है, ए को जो है नोटा मिला, बी को भी जो है नोटा मिल गया, सबसे सिर्फ नोटा मिला, और जो सी है उसको 1 वोट मिल गया आउट ऑफ से 100 वोट्स. राइट नाउ बिकॉज सी के पास चाहे एक ही वोट है, बट क्योंकि इसके पास कंपेयर टू ए एंड बी सबसे ज्यादा वोट है तो ये जीत गया.
ठीक है। तो बेसिकली आपने कोई मेजोरिटी नहीं करनी, आपने 51 वोट्स नहीं लेने टू विन, आपने बस सबसे ज्यादा वोट्स लेने। एंड दैट इज व्हाई दिस सिस्टम इज आल्सो नोन एज द प्लूरैलिटी सिस्टम, कि बेसिकली जिसके पास सबसे ज्यादा वोट्स आ गए हैं वो जीत रहा है, राइट। तो एफपीटीपी को और क्या बोलते हैं, प्लूरैलिटी सिस्टम भी बोलते हैं। तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपके प्रीलिम्स में, तो याद रखने की जरूरत है। नेक्स्ट काइंड जो है इस प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। अब इसकी जो है बहुत सारी वेरिएशंस एग्जिस्ट करती हैं। नाउ वन वेरिएशन जो कि एग्जिस्ट करती है विच इज फॉलोड इन कंट्रीज लाइक नीदरलैंड्स एंड इजराइल इज कॉल्ड द लिस्ट सिस्टम, जहां पे पूरी कंट्री को वो ट्रीट करते हैं एज वन कॉन्स्टिट्यूएंसी। इंडिया में हमने देखा है मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, पूरी कंट्री को उन्होंने बोल दिया एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और सीट्स जो है एलोकेट कर देते हैं वो हर पार्टी को। तो जितने उनको शेयर ऑफ वोट्स मिले, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली उनकी पार्टी ने लिस्ट बनाई होती है ऑफ से कैंडिडेट्स, ठीक है। तो से अगर मे बी से देवर 300 सीट्स, तो 300 कैंडिडेट्स की जो है उन्होंने इन अ प्रायोरिटी लिस्ट बना दी सपोज, ठीक है, और उस पर उसका नाम लिख दिया। फिर उनको जितने वोट्स आ गए, सपोज जितने उनको वोट्स आए, सपोज आउट ऑफ द 300 सीट्स जो इलेक्शंस हुए, जितना उनका वोट शेयर था उससे वो एलिजिबल हो गए थे फॉर 150 सीट्स। तो उस लिस्ट से वो डिटर्मिन कर लेंगे कि हमारे कौन से कैंडिडेट्स जो हैं इन सीट्स को फिल करेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं हो रहा, कोई आइडिया ऑफ ऐसा नहीं है कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को ये सीट रिप्रेजेंट करती है तो यही कैंडिडेट जाएगा, राइट, दैट डज नॉट एग्जिस्ट। अनदर मेथड इज जहां पे मल्टी मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज है, बट अगेन पार्टीज जो है प्रिपेयर कर रही हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी, एंड अगेन इट इज अप टू द पार्टी टू डिसाइड दैट हु गेट्स विच कैंडिडेट गेट्स विच सीट, ठीक है। सो ये जो है आपकी पीआर, ये जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है वो है। ये जो सेकंड है ये पोर्चुगल अर्जेंटीना के अंदर जो है फॉलो होता है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो भी एक फॉलो करता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बट दैट इज ऑफ अ थर्ड काइंड, बहुत कॉम्प्लेक्स है वो, जो कि यूज होता है इन दी इनडायरेक्ट इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ योर स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। दैट इज योर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। आपने ये अपने लक्ष्मीकांत में भी पढ़ा होगा, अगर आपने नहीं पढ़ा है आप हमारे प्रेसिडेंट वाले चैप्टर पे जा सकते हैं इन आप पॉलिटी प्लेलिस्ट, एंड वहां पे जो है आप इस सिस्टम के बारे में और अच्छे से जान सकते हैं, ठीक है। अब अगर हम कंपेयर करें इन दोनों सिस्टम्स को, तो एफपीटीपी के अंदर क्या है, इसको वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। पीआर में क्या है, बहुत ज्यादा बड़ी, यहाँ तो पूरी कंट्री, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज होते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव आता है इन फर्स्ट पास्ट द पोस्ट। यहाँ पे जो है मोर देन वन रिप्रेजेंटेटिव भी आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि पार्टी डिसाइड कर रही है। देन यहाँ पे क्या हो रहा है, वोटर जो है वोट कर रहा है कैंडिडेट के लिए, जो कैंडिडेट उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से उठा है। यहाँ पे क्या होता है, वोटर वोट कर रहा है उस पार्टी के लिए। पार्टी जो है इसके पास ज्यादा सीट्स हो सकती हैं, मोर सीट्स देन वोट्स। आपने जो है बहुत बार देखा होगा इन वेरियस ये न्यूज चैनल जो कवर करते हैं जनरल इलेक्शंस को, किसे जितने वोट शेयर मिलती है टू अ पार्टी, उससे बहुत ज्यादा कई बार उनको सीट्स मिल जाती हैं। क्यों, क्योंकि मेजोरिटी से तो उन्होंने जीतना ही नहीं है, उन्होंने किससे जीतना है, उन्होंने तो जीतना है कि सबसे ज्यादा जो है वोट्स मिल गए। तो ऐसा भी हो सकता है कि किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनकी पार्टी के मेंबर को सिर्फ 44 मिले हों, राइट, आउट ऑफ मे बी से 100 वोट्स, उनको 44 मिले हो, और एक और कैंडिडेट को जो है से 43 मिले हो। तो जो सेकंड कैंडिडेट था वो बस एक वोट ही पीछे था, राइट, बट इट डज नॉट मैटर, जिसको सबसे ज्यादा वोट्स मिल गए वो जीत गया। सो टेक्निकली तो शेयर्स में जो है वोट शेयर के अंदर इतना डिफरेंस नहीं हुआ, बट सीट्स के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो है ऐसा नहीं होता, बिकॉज पार्टीज को सीट्स मिलती है इन प्रोपोर्शन टू द परसेंटेज ऑफ वोट्स जो कि उनको डलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है कैंडिडेट्स को अगेन जरूरी नहीं मेजोरिटी ऑफ वोट्स मिले, यहाँ पे मिलते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल्स हैं आपके यूके, इंडिया, यहाँ पे हो गए इजराइल, नीदरलैंड्स के, ठीक है। अब रीजंस क्यों इंडिया ने चुना ये फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, एज वेरी एट द वेरी आउटसेट जो आपका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है इंक्लूडिंग द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट जो कि इंडिया प्रैक्टिस करता है इन लिमिटेड इलेक्शंस, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसीलिए इन अ कंट्री जहाँ पे इतनी मास इलिटरेसी थी शुरुआत में, लोगों में इतनी ज़्यादा अनअवेयरनेस थी विद रिगार्ड टू इलेक्शंस, तो उनको एक सिंपल प्रोसीजर चाहिए था जो कि फर्स्ट पास द पोस्ट है। साथ ही में ये जो है वोटर्स को चॉइस देता है ना ही सिर्फ बिटवीन पार्टीज पर ऑल्सो स्पेसिफिक कैंडिडेट्स। अब ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टी जो है बहुत अच्छी हो, बट
जो उसका कैंडिडेट है फ्रॉम अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी वो उतना अच्छा ना हो, ही माइट नॉट इवन नो द कॉन्स्टिट्यूएंसी वेल, ही माइट नॉट वर्क फॉर द कॉन्स्टिट्यूएंसी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वोटर्स जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी के हिसाब से कैंडिडेट चुनते हैं एंड दे कैन ऑल्सो होल्ड दैट पर्सन अकाउंटेबल, क्योंकि वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से आया है, उन्हीं लोगों ने उसको चुना है, ठीक है। सो दे नो देयर कैंडिडेट एंड दे नो वेदर ही इज वर्किंग और नॉट, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी ज्यादा हो जाती है। मोर इंपॉर्टेंटली, क्योंकि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में एकदम जो है वोट शेयर के हिसाब से पार्टीज को सीट्स मिल रही हैं, कई बार क्या होता है बहुत सारी पार्टीज को जगह मिल जाती है एंड व्हाट हैपेंस इज वन पार्टी इज नॉट एबल टू गेट अ क्लियर कट मेजॉरिटी इन द हाउस बिकॉज ऑफ विच इंस्टेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा आ सकती है, राइट। ये जो है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में नहीं होता। फाइनली फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर जो है इंकरेजमेंट होती है कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स जो है इकट्ठे आए, राइट, बेसिकली टू विन अ लोकेलिटी, राइट। अब क्या हो जाता है कि फॉर एग्जांपल आप इमेजिन करिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है जहाँ पे एक ही लिस्ट है और पूरी कंट्री एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, तो से अ पार्टी डिसाइड्स कि अच्छा देखिए मुझे तो पता है कि हिंदूज मेजॉरिटी में, तो मैं अपने सारे कैंडिडेट्स ही इस तरह से भर देता हूँ कि मुझे ही ये जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके सारे वोट्स मिल जाएं, राइट। तो डाइवर्सिटी तो किसी तरह से आई ही नहीं। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक ही कैंडिडेट आना होता है, तो क्या होता है, राइट, इवन दो we might criticize, right, this idea, but what happens is कि for example कहीं पे पता है कि ये minority constituency है, right, या यहाँ पे कोई certain community के लोग ज़्यादा हैं, so they might end up putting that candidate there even if, right, यहाँ पे ये ज़रूर है कि हाँ से ऐसी अस्क्रिप्टिव आइडेंटिटी के बेसिस पे लोग वोट डाल रहे हैं, बट एटलीस्ट डाइवर्सिटी को मौका मिल रहा है एंड डिफरेंट जो डाइवर्स सोशल ग्रुप के लोग हैं उनको पार्लियामेंट में आने का मौका मिल रहा है, ठीक है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंट है, जनरली एक डुवर्जर्स लॉ है, पॉलिटिकल साइंस वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें जो है वो बोलते हैं कि कौन सा एक टाइप ऑफ मेथड में लीड टू अ टू पार्टी और मल्टी पार्टी सिस्टम। तो डुवर्जर के हिसाब से जो FPTP होता है दैट जनरली रिजल्ट्स इन अ टू पार्टी सिस्टम एंड इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर न्यू पार्टीज या थर्ड पार्टीज टू एंटर दिस कॉम्पिटिशन। हाउएवर जैसे कि हमने इंडिया में देखा है, दिस हैज नॉट been the case. In fact, maybe the huge diversity is one of the reasons कि FPTP होते हुए भी a very thriving multi-party system has come up, right? Even though now we have broad coalitions, broad एक two coalition system types बन गया है, but even then there is always scope for a third party emerging, right? For a third alternative emerging. So that is very crucial here, right? So this is all for today. Thank you and we'll see you in the next lecture.